नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज फोर्स। यानी आज हम क्या करेंगे, इन दो टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और टर्म का नाम क्या है, जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज फोर्स। तो ये क्या रहने वाला आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया है तो रोज फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या, जनरलाइज वेलोसिटी एंड जनरलाइज फोर्स। तो अज्यूम कर लो, जैसे कि अभी तक हम अज्यूम करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है और जिस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, n है। लेट अस कंसीडर वी हैव ए सिस्टम एंड दिस सिस्टम हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल। जो कैपिटल N है वो क्या है, मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब इन n नंबर ऑफ पार्टिकल में से मैं सारे पार्टिकल न लेकर सिर्फ कौन सा पार्टिकल ले रहा हूँ, एक पार्टिकल ले रहा हूँ। अब ये पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, या फिर nth पार्टिकल भी हो सकता है। तो मैं इन जनरल बात करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैंने कौन सा पार्टिकल लिया है, यहाँ पर एक ith पार्टिकल ले लिया। और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर n तक। और उस पार्टिकल के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया, या बोलते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बना दिया। और मान लिया ये वो पार्टिकल है और ये कौन सा पार्टिकल है, मेरा ith पार्टिकल है। अब इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है मेरे पास, दिस पोजीशन वेक्टर इज ri। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ri है। अगर मैं ये बोलूं कि q1 q2 q2 q3 डेडेस qk डेडेस q स्मॉल एन r, इन्हें मैं क्या बोलता हूं बताओ, दे आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। जो q1 q2 q3 डेडेस qk डेडेस qn, जहां पर स्मॉल नंबर जो स्मॉल n है वो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। स्मॉल n क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जीसी का मतलब क्या हुआ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और हमने ये पढ़ा था कि अगर q1 q2 q3 डेडेस qk डेडेस qn आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सिस्टम, देन दिस पोजीशन वेक्टर ri कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ दीज कोऑर्डिनेट, या बोल सकते हैं कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 डेडेस qk डेडेस qn। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है वो कौन सा कंस्ट्रेंट है, स्केलरनोमस कंस्ट्रेंट है। यानी इट इज नॉट डिपेंडिंग, यहाँ पूछते हैं इट इज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम। यानी यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट होगा वो टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तभी यहाँ पर टाइम नहीं आया। तो ये कौन सा कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, तो दिस इज केस फॉर स्केलरनोमिक कंस्ट्रेंट, स्केलरनोमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर टाइम भी आ जाए, अगर ऐसा हो जाए कि दिस पोजीशन वेक्टर ri इज ए फंक्शन ऑफ q1 q2 डेडेस qk डेडेस qn एंड ऑल्सो इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी टाइम t भी आ रहा है, यानी जो मेरे पास कंस्ट्रेंट है वो टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है, देन दिस इज ए केस ऑफ कौन सा हो जाएगा बताओ, रेहेनोमिक कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, रेहेनोमिक कंस्ट्रेंट हो जाएगा, ठीक है। जो पहली इक्वेशन है वो किस केस में है, स्केलरनोमिक कंस्ट्रेंट के केस में है, और दूसरी इक्वेशन किस केस में है, रेहेनोमिक कंस्ट्रेंट के केस में है। और जो सेकंड मैंने लिख रखी है इसको क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दिया। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। देखो मुझे क्या मिलेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, देखो क्या आएगा, डी अपॉन डी टी, दिस विल बी इक्वल टू। अब देखो जो ri है वो q1 का फंक्शन भी है, q2 का फंक्शन भी है, qk का भी फंक्शन है और qn का भी फंक्शन है, और साथ ही साथ t का भी फंक्शन है। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, q1 के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा ये, पार्शियल ri वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा, पार्शियल q1, और फिर किसका होगा, q1 का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा ये, पार्शियल q1 अपॉन डी q1 अपॉन कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, फिर किसके रिस्पेक्ट में होगा, q2 के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज पार्शियल ri अपॉन कितना आ जाएगा ये, पार्शियल q2, और इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर
dq2 और अपॉन कितना आ जाएगा dt आएगा, प्लस ऐसे ही फिर किसका होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, qk की रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर पार्शल ri अपॉन कितना आ जाएगा ये पार्शल qk, फिर किसका होगा qk का किसके रिस्पेक्ट में dqk अपॉन कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, फिर प्लस किसके साथ होगा प्लस डैश प्लस और फिर क्या आएगा किसके रिस्पेक्ट में qn के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये पार्शल ri अपॉन पार्शल qn और इनटू में कितना आ जाएगा ये dqn और अपॉन कितना आया dt आ गया, फिर यहाँ पर प्लस का लास्ट में फिर कौन सा वेरिएबल बचा t के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये पार्शल ri अपॉन पार्शल t आएगा, फिर t का t के साथ होगा तो वो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और ये मैंने कहाँ से लिखा, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन दो या दो से अधिक वेरिएबल का फंक्शन है, तब हम उसका पार्शियल डेरिवेशन को इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो मेरा ri था वो किसका फंक्शन था, n नंबर, यहाँ बोलते हैं n प्लस n जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन था, q1 q2 q3 qk और qn का फंक्शन था, साथ ही साथ टाइम का फंक्शन था। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, डिफरेंशिएशन निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं इसके डिफरेंशिएशन को इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ओके, नाउ अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ समेशन, तो उसको मिटाऊँ उधर वाला, तो ये आई थिंक हमको ये पता ही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इन शॉर्ट फॉर्म व्हाट आई कैन राइट डी आर आई अपॉन कितना आ जाएगा ये डी टी आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू समेशन, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं लिख सकता हूँ पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू के लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई में डी क्यू के और अपॉन क्या लिख सकता हूँ डी टी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। और जो k है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, k इज वेराइंग फ्रॉम 1 से लेकर स्मॉल n तक। ठीक है, और जहाँ स्मॉल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, और फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर ये वाला यानी टाइम वाला, एंड दिस इज डी आर आई अपॉन में कितना आ जाएगा ये, सॉरी पार्शियल आर आई अपॉन कितना आ जाएगा पार्शियल टी आ जाएगा। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब ये क्या था, मेरा पोजीशन वेक्टर था, और अगर मैं इसको पढ़ूंगा क्या बोलूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल। और हम सब ने पढ़ा है कि काइनेमेटिक्स में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी यहाँ पर जो मैंने क्या लिखा है डी आर आई अपॉन डी टी लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल है। सिंपल क्या है, ये वेलोसिटी है जो अभी तक हमने पढ़ी हुई है, तो दिस इज सिंपल वेलोसिटी v। नाउ अब यहाँ पर आओ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है QK क्या है मेरे पास, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये मेरे पास क्या है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है या नहीं है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। क्यों वैसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोल सकते हो आप, सी कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस इज अवर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, DQK डिवाइडेड बाई DT निकालूं, तो ये क्या दिखा रहा है कि किस तरह से जनरलाइज कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा, जनरलाइज वेलोसिटी। तो यही क्या होता है हमारा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होता है। तो जनरलाइज वेलोसिटी क्या होगा, DQK अपॉन DT, जनरलाइज वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट K। यानी किसके करस्पॉन्डिंग है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q के करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, DQK अपॉन DT के बराबर हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पर मैं इसको जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है डी आर आई अपॉन डी टी लिखा है, ये मेरे पास क्या निकल के आया, वी आई निकल के आया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसे मैं क्या लिखता हूँ आर आई डॉट वेक्टर लिख सकता हूँ। उसी तरीके से जो मेरे पास जनरलाइज वेलोसिटी निकल के आई, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डी क्यू के डॉट लिख सकता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉट किसको दिखा रहा है, इस QK के टाइम डेरिवेटिव को दिखा रहा है। अब एक काम करो, ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ रख दो, ये इक्वेशन 1 मॉडिफाई हो जाएगी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, वी आई and this vi will be equal to ri dot vector, and this can be written as this is summation over k। समेशन किसके ओवर है, k के ओवर है। ठीक है, अब k कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है। ये तो ऐसे रहेगा, ये मेरे पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर पार्शियल आर आई डी आर आई अपॉन, सॉरी पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू के, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये QK डॉट यानी जनरलाइज वेलोसिटी,
और फिर प्लस कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास पार्शियल आर आई और अपॉन में कितना आ जाएगा ये पार्शियल टी आ जाएगा। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। क्लियर है बात। नाउ अब ये किस केस के लिए था, हमारे पास ये था किसके लिए, रेहेनोमिक कंस्ट्रेंट के लिए। जब कंस्ट्रेंट कैसे कंस्ट्रेंट है, जो सिस्टम में जो कंस्ट्रेंट है वो कैसा है, रेहेनोमिक कंस्ट्रेंट है। अगर मैं ये बोलूं फॉर स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट, यानी जो मेरे पास क्या होंगे, कंस्ट्रेंट होंगे या फिर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट होंगे, वो टाइम पर एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेंगे, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, इसके लिए गायब हो जाएगा। तो इन केस ऑफ फॉर रेहेनोमिक कंस्ट्रेंट, सॉरी फॉर स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट, स्क्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा, जो मेरे पास लास्ट वाला टर्म है यानी क्या आ जाएगा, डी आर आई अपॉन डी टी, दिस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसके लिए इक्वेशन क्या है, यहाँ टाइम है ही नहीं, यहाँ टाइम है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी इसके लिए। तो यहाँ से मेरे पास आर आई डॉट, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, वी आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी आर आई अपॉन डी टी, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये कितना आ गया यहाँ पे मेरे पास पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू के, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई में क्यू के डॉट, और ये टर्म कितना हो गया, 0 हो गया, और इतना ही बचा, और इसको क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन 3 बोल दिया। क्लियर है बात, ओके। ना अभी क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दिखा रहा है। अगर मैं खाली चेंज इन पोजीशन, यहाँ बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर निकालना चाहूँ क्या करूँगा, सिंपल जैसे क्या हटा दो, dt हटा दो, ठीक है, यहाँ भी dt हट जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, dt हट जाएगा। देखो ये मेरे पास जो मेरे पास q डॉट है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू के अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही क्या है मेरे पास q डॉट है। तो अगर मेरे पास ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हुआ। अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, चेंज इन पोजीशन चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो dt हटा दूंगा जैसे, तो हटाओ dt, तो ये हो गया होगा, इसे हटा रहा हूँ, फिर dt हटा रहे। अगर मैं dt हटाऊंगा फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मैं फाइंड करना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट PLACEMENT डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से मेरे पास DRI विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये समेसन ओवर के, और फिर मेरे पास यहाँ कितना आ गया, पार्शियल RI अपॉन पार्शियल QK, और इनटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास DQK आ जाएगा, ठीक है, और से इट इज सम इक्वेशन नंबर 4। तो ये क्या निकला, दिस DRI इज जस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मैं अगर यहाँ पर क्या निकालना चाहूँ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूँ, तो कैसे निकालूंगा बताओ। अगर मैं इस इक्वेशन को वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो सिंपल क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को दिखाने का तरीका अलग हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करता हूँ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जहाँ मेरे पास d है वहाँ क्या लगा दो, डेल्टा लगा दो, तो डेल्टा आर आई वेक्टर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ओवर के, और k कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक, स्मॉल n तक, ये हमको पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये, डी आर आई वैक्टर अपॉन, सॉरी पार्शियल आर आई वैक्टर अपॉन पार्शियल क्यू, और इनटू में कितना आ जाएगा, ये अभी d है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेल्टा से, तो डेल्टा क्यू के हो जाएगा। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ पर ये जो मेरे पास डेल्टा आर आई है, यही क्या है, मेरा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब अगर हमने इतना पढ़ दिया, तो कुछ दिन पहले, यहाँ पे 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे 2 लेक्चर पहले की बात है, हमने डिस्कस किया था क्या, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है बताओ। फॉर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ओवर के, यहाँ ओवर आई, यहाँ क्या आता है, एफ आई और डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है, जहाँ पर एफ आई क्या है, फोर्स अप्लाइड है, और यहाँ पर जो डेल्टा आर आई है वो क्या है, मेरे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, और इक्विलिब्रियम में इक्वल टू 0 हो जाता है, लेकिन अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करें, सिंपल हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो दिस आई इज फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक, कैपिटल N तक, ठीक है,
ith पार्टिकल की बात हो रही है, तो i कहाँ से कहाँ होता है, 1 से लेकर कैपिटल n तक। जो कैपिटल n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, और स्मॉल n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब एक काम करो फिर यहाँ से, ये डेल्टा आर आई ये रखा हुआ है, उठाए कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्चुअल वर्क डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू समेशन, दिस इज ओवर आई, और अंदर कितना आ जाएगा, ये एफ आई ऐसा आएगा, फिर डॉट इसकी जो कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज़ यानी कितना आ जाएगा, ये समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल आर आई अपॉन कितना आ गया, ये पार्शल क्यू के, और इनटू कितना आ जाएगा, ये डेल्टा क्यू के, ऐसा कुछ आया ना। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू दिस इज समेशन ऑफ के और समेशन ऑफ आई, दोनों को साथ लिख दिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। और अंदर कितना बच गया फिर, तो आई वाले एक साथ लिख दो, तो दिस इज एफ आई, और फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पर डॉट, दिस इज पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये डेल्टा क्यू के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। नाउ अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इस चीज़ को, इतने चीज़ को ये ब्रैकेट में बंद कर दूँ, ओके, ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज क्यू के इज आवर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और दिस इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहाँ बोल सकते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और ये मेरे पास क्या है, वर्क डन। तो ये जो ना ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये क्या होगा, दिस विल बी फोर्स, फीलिंग आ रही है ऐसी, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, किसके करस्पॉन्डिंग, क्यू के करस्पॉन्डिंग, यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना है, वर्क डन कितना है, इतना है। तो ये जो ब्रैकेट में चीज़ है क्या होगा, फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, नहीं होगा, आंसर आज ही होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ मैंने जो चीज़ लिखी है यही क्या है, मेरा जनरलाइज फोर्स है, दिस इज अवर जनरलाइज्ड फोर्स, एंड इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाई जे के, जी के किससे दिखाते हैं हम इसको, जी के से दिखाते हैं। तो जी के इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये मिटाऊँ मैं इधर वाला, देखो, तो हियर जी के इक्वल टू, जो जी के इक्वल टू आ गया ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है क्या है मेरे पास, देखो समेशन ओवर आई, एंड दिस इज एफ आई डॉट, ये मेरे पास कितना आ गया, ये पार्शल आर आई अपॉन पार्शल क्यू के, दिस इज अवर जनरलाइज फोर्स करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के। इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, जनरलाइज फोर्स करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के, करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के करस्पॉन्डिंग, इस केस में जो जनरलाइज फोर्स है वो कितना है, ये है जो इस ब्रैकेट के अंदर है। नाउ दिस इक्वेशन विल बी मॉडिफाई एज, तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ये जनरलाइज फोर्स निकल के आ गया मेरा। ठीक है, नाउ डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये समेशन ओवर के, और इसके जो कितना आ जाएगा, ये जी के, और ये कितना आ गया यहाँ मेरे पास डेल्टा क्यू के आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। और इसे क्या बोल दो, कुछ इक्वेशन नंबर, इसे 6 बोल दो, और इसे क्या बोल दो, 7 बोल दो। क्लियर, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हो गई, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं ये बोलूँ, इफ जो मैंने यहाँ क्या बनाया था, ऐसे बनाया था ना यूँ करके, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, और ये मेरे पास कौन सा है, ith पार्टिकल है। और मान लिया इस ith पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स आई कॉमा वाई आई कॉमा जेड आई है। तो यहाँ से मेरे पास जो आर आई वेक्टर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ये होगा नहीं होगा, आंसर आज होगा। जो मेरे पास आर आई है ये है, दिस इज अवर आर आई। और अगर मैं ये बोलूँ कि अवर फोर्स ऑन दिस ith पार्टिकल हैज़ 3 कंपोनेंट along x axis, these are fx I cap, along y direction fy I j cap, and along z direction these are fz I k cap। ऐसा मैं बोल सकता हूँ।
और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, पार्शियल आर आई अपॉन पार्शियल क्यू के निकालूं, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव फिर इसका फिर इसका, यानी कितना आ जाएगा ये पार्शियल एक्स आई अपॉन पार्शियल क्यू के इंटू आई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा ये पार्शियल वाई आई अपॉन पार्शियल क्यू के और अलोंग जे कैप डायरेक्शन, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये पार्शियल जेड आई अपॉन कितना आ गया पार्शियल क्यू के अलोंग के कैप। ठीक है, अब एक काम करो, इसको और इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगी हमारी, मॉडिफाई हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास जनरलाइज फोर्स जी के इक्वल टू कितना आ गया, समेशन ओवर आई, वैल्यू पुट कर दो। एफ आई की वैल्यू कितनी है, दिस इज एफ एक्स आई आई कैप प्लस एफ वाई आई जे कैप प्लस एफ जेड आई, और ये कितना आ गया के कैप, फिर यहाँ कितना आएगा डॉट, डॉट के अंदर ये पूरी चीज़, ये मेरे पास क्या लिखा है देखो, दिस इज एफ एक्स आई अपॉन पार्सल क्यू के, और कितना आ गया आई कैप प्लस एफ वाई आई अपॉन कितना आएगा पार्सल क्यू के, और इंटू कितना आ जाएगा ये जे कैप, और फिर प्लस आ जाएगा यहाँ कितना मेरे पास एफ जेड आई अपॉन सॉरी एफ जेड नहीं पार्सल जेड आई अपॉन पार्शियल क्यू के, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी के कैप। अब सिंपल क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास जी के विल बी इक्वल टू दिस इज समेशन ओवर आई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज एफ एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये पार्शियल एक्स आई अपॉन पार्शियल क्यू के, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये एफ एक्स आई है। ठीक है, और दिस इज एफ वाई आई, और कितना आ गया पार्शियल वाई आई अपॉन पार्शियल क्यू के आ गया, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये एफ जेड आई, और इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शियल जेड आई अपॉन पार्शियल क्यू के, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो दिस इज अवर जनरलाइज फोर्स। इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ आई एंड पोजीशन वेक्टर आर आई के कंपोनेंट के फॉर्म में, इस तरह से हमने क्या किया, अपने जनरलाइज फोर्स को डिफाइन कर दिया, या बोलते हैं उसका फॉर्मूला लिख दिया करके, एंड बोथ द थिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इक्वेशन नंबर 6A भी बोल सकते हो, 6A मतलब 6 से निकली हुई इक्वेशन नंबर A। नाउ अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, इन केस ऑफ एक स्पेशल केस लेते हैं, किसका, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अब बताओ कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो हमारे पास फोर्स होता है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी को याद है, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। अब कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हम सब जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल आई कैन बी रिटन एज माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ऐसा लिख सकते हैं हम, पता है ना आपको, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए अगर कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं हम कि एज ए माइनस ग्रेडियंट ऑफ माइनस ऑफ पोटेंशियल, जहां v है वो क्या है, पोटेंशियल है, और किसका फंक्शन होता है, पोजीशन का, यानी पोजीशन के कोऑर्डिनेट का, यानी क्या आ जाएगा, इट विल फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई आई एंड जेड आई, इसका क्या होगा, ये फंक्शन होगा। और यहां मेरे पास जो डेल्टा आई है वो क्या है, दिस इज ग्रेडियंट इन corresponding कोऑर्डिनेट ऑफ ith पार्टिकल, यानी क्या हो जाएगा ये पार्शियल एक्स अपॉन पार्शियल आई कैप प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई आई जे कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल जेड आई के कैप। दिस इज अवर डेल ऑपरेटर, या बोल सकते हैं ग्रेडियंट, जो क्या होगा, किसके कोऑर्डिनेट के टर्म में है, ith पार्टिकल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म में है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ से एफ आई लिखूँ तो एफ आई विल बी, बताओ कितना आ जाएगा, दिस एफ आई विल बी माइनस का, इसको जो क्या लिख सकता हूँ मैं, आई कैप पार्सल ओवर पार्सल एक्स आई, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये जे कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई, और फिर प्लस कितना आ गया के कैप इंटू पार्सल ओवर पार्सल जेड आई, और डॉट कितना आ जाएगा ये
v आ जाएगा, ठीक है। तो v x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है, z का फंक्शन भी है, यानी इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो यहाँ से मेरे पास एफ आई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस का दिस इज आई कैप, तो कितना आ गया ये पार्सल v अपॉन पार्सल एक्स आई, फिर प्लस जे कैप इंटू कितना आ जाएगा ये पार्सल v अपॉन पार्सल वाई आई, फिर प्लस के कैप कितना आ गया ये पार्सल v अपॉन पार्सल जेड आई। आएगा नहीं आएगा? आंसर आज ही आएगा। अब एक काम करो, ये एफ आई यहाँ निकल गया, इसको उठाए कहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, या फिर यहाँ पुट कर दो एफ आई की जगह, ये एफ आई तो है यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे की जगह कितना पुट कर सकता हूँ मैं, ये वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ मैंने एफ आई की जगह ये पुट किया, लेकिन इस केस में एफ आई की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये चीज़। तो यहाँ मेरे पास जो जनरलाइज फोर्स निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, समेशन ओवर आई, और इसके जो कितना आ जाएगा ये पूरी चीज़, दिस इज माइनस का दिस इज आई कैप पार्सल v अपॉन पार्सल एक्स आई प्लस जे कैप पार्सल v अपॉन पार्सल वाई आई प्लस के कैप कितना आ गया ये पार्सल v अपॉन पार्सल जेड आई, फिर डॉट डॉट क्या आ जाएगा, ये पूरी चीज़, यानी क्या, ये चीज़। तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल एक्स आई अपॉन पार्सल क्यू के, और प्लस कितना आ जाएगा ये पार्सल वाई आई, और आई कैप भी आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, आई कैप पार्सल वाई आई अपॉन पार्सल क्यू के इंटू जे कैप प्लस पार्सल जेड आई अपॉन पार्सल क्यू के, और इंटू में क्या आ जाएगा के कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब क्या निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट, यानी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, और वाई क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे जनरलाइज फोर्स जी के विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, समेशन ओवर आई, इसका कितना करोगे तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी पार्सल v अपॉन पार्सल एक्स आई, और इनटू कितना आ गया ये पार्सल एक्स आई अपॉन पार्सल क्यू के, होगा नहीं होगा, पार्सल क्यू के, और फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का पार्सल v अपॉन पार्सल वाई आई, और इनटू कितना आ गया ये पार्सल वाई आई अपॉन पार्सल क्यू के, और फिर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा पार्सल जेड आई, सॉरी पार्सल v अपॉन पार्सल जेड आई, और डॉट कितना आ गया ये पार्सल जेड आई अपॉन में कितना आ गया पार्सल क्यू के आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है ना। एक बात समझो, सिंस वी नो दैट कि आवर v इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, एक्स आई वाई आई और जेड आई का फंक्शन है, और एक्स आई वाई आई जेड आई तीनों किसका फंक्शन होते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फंक्शन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, पार्सल v अपॉन पार्सल क्यू के निकालो, यानी पार्सल डेरिवेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल v विद रिस्पेक्ट टू क्यू के, तो जो एक्स आई होगा वो भी क्यू के का फंक्शन होगा, जो वाई आई है वो भी क्यू के का फंक्शन है, और जो जेड आई है वो भी किसका फंक्शन है, क्यू के का फंक्शन है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, याद करो, जो आज से जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला क्या था लेक्चर था उसे याद करो, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, दिस एक्स वाई जेड तीनों को हम क्या कर सकते हैं, इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा देन दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल v अपॉन क्या आ जाएगा, पहले पार्शियल एक्स आई, और फिर किसका होगा, एक्स आई का भी होगा, किस रिस्पेक्ट में, क्यू के की रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये पार्शियल एक्स आई अपॉन पार्शियल क्यू के, होगा नहीं होगा, आंसर आज होगा। फिर प्लस पार्शियल v अपॉन पार्शियल वाई आई, और इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शियल वाई आई अपॉन पार्शियल क्यू के, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शियल v अपॉन पार्शियल जेड आई, और इंटू कितना आ जाएगा पार्शियल जेड आई अपॉन पार्शियल क्यू के। अब एक बार इसको देखो और इस ब्रैकेट के अंदर देखो, सेम चीज़ तो है, यानी ये चीज़ जो यहाँ पर निकल के आई, ये क्या निकल के आई, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट q के। तो ऐसे जनरलाइज फोर्स g के इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का समेशन ऑफ i, और अंदर कितना बच गया ये पार्शियल v अपॉन पार्शियल q के। अब यहाँ पर i जैसा कुछ बचा ही नहीं, तो ये समेशन लगाने का कोई यहाँ पर फायदा है नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस g के विल बी इक्वल टू माइनस का v अपॉन पार्शियल v अपॉन पार्शियल q के। तो इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स,
तो मेरे पास जनरलाइज फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूके के बराबर होता है। किधर है इतनी बात, ठीक है, ओके। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा आने वाले कुछ समय सीधे सीधे क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कि हमने पहले जब जनरलाइज फोर्स पढ़ा था वहाँ पर ये चीज़ें क्या की थी, डिस्कस की थी कि इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट या जनरलाइज फोर्स जी के होता है, किसके बराबर होता है, माइनस का पार्शियल वी अपॉन पार्शियल क्यू के बराबर होता है। ठीक, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं किसकी, डायमेंशन ऑफ जनरलाइज फोर्स। तो इसे मिटा रहा हूँ और बात कर रहे हैं किसकी, डायमेंशन ऑफ जनरलाइज फोर्स। या उससे पहले एट इक्विलिब्रियम क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर डायमेंशन की बात करेंगे। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा एट इक्विलिब्रियम। ये सब चीज जो हमने यहां पर लिखी ये कहां से निकल के आई, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से निकल के आई। एंड एट इक्विलिब्रियम वर्क डन फॉर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है। तो एट इक्विलिब्रियम जो एफ आई होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट कि दिस डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्चुअल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। अगर वर्चुअल वर्क डन इक्वल टू 0 है तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो दिस समेशन क्यू के और ये कितना आ गया जे के और पार्शियल क्यू के, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एट इक्विलिब्रियम जो मेरे पास इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 7 को इस तरीके से क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। क्लियर बात। तो ये क्या था एट इक्विलिब्रियम। अब डालो क्या, डायमेंशन ऑफ जनरलाइज फोर्स, डायमेंशन ऑफ जनरलाइज फोर्स। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या बात है, अब फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2 तो होगी, यानी उसकी यूनिट न्यूटन तो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो होता क्या फॉर्मूला मेरे पास, सिंस वी नो डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ के और यहाँ क्या आया ये जी के और कितना आ गया ये डेल्टा क्यू के, ये आया। ये मेरे पास वर्क है, यानी इसकी डायमेंशन हमेशा किसकी डायमेंशन होगी, वर्क की डायमेंशन होगी। दिस इज डायमेंशन ऑफ वर्क, यानी अगर यूनिट की बात करेंगे तो जूल आएगा, अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। लेकिन अब इस जी के की डायमेंशन या जनरलाइज फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा कि मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। अगर मेरे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है डेल्टा क्यू के, उसकी डायमेंशन लेंथ हो, क्या हो, लेंथ की डायमेंशन हो, उसकी डायमेंशन किसकी हो, लेंथ की हो, तो जो जीके की डायमेंशन हो किसकी होगी बताओ। तो इस केस में जीके की डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर ही होगी, क्योंकि न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन मीटर या फिर जूल। न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डायमेंशन किसके द्वारा निकल के आई, फोर्स की डायमेंशन। लेकिन जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है वो जरूरी नहीं हो हर बार क्या हो, लेंथ की डायमेंशन में हो। अगर मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, थीटा है, ठीक है। अगर मेरे पास जो डी क्यू है वो क्या है, एंगल है, वो क्या है, मेरा एंगल है। एंगल की कोई डायमेंशन होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, इट इज डायमेंशनलेस। इसकी डायमेंशन है ही नहीं, इसकी डायमेंशन है ही नहीं। तो उस केस में जीके की डायमेंशन किसकी डायमेंशन के बराबर होगी, वर्क के डायमेंशन के बराबर। यानी इस केस में जो जीके की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर होगी। और न्यूटन मीटर किसकी डायमेंशन होती है, टॉर्क की, होती नहीं होती, आंसर आज होती है। तो दिस इन दिस केस आवर जनरलाइज फोर्स विल बी टॉर्क, ठीक है। उस किस नेचर का होगा, वो टॉर्क के नेचर का होगा। कब, जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंगल होगा। तो जरूरी नहीं है जब हम जनरलाइज फोर्स के डायमेंशन की बात करेंगे तो उसकी डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर हो। उसकी डायमेंशन क्या होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या है। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेंथ का डायमेंशन का है तो जनरलाइज फोर्स फोर्स के डायमेंशन का ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है उसकी डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के अलावा कुछ और है, जैसे इस केस में एंगल था और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो यहां पर इस जीके की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, वर्क की डायमेंशन के बराबर। एंड दिस विल बी न्यूटन मीटर, जो किसकी होती है, टॉर्क की होती है। तो इन दिस केस डायमेंशन ऑफ आवर जनरलाइज फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टॉर्क। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डायमेंशन ऑफ जनरलाइज फोर्स हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक।
एंड इट इज ऑल अबाउट अवर जनरलाइज फोर्स। और अभी आज के इस लेक्चर में जितना भी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं वो आगे क्या होंगी, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में जब हम लैग्रांज इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर ये सारी कैलकुलेशन दोबारा रिपीट होगी, लेकिन दोबारा करेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे, हमने वहाँ पढ़ा हुआ है और इस डेटा को हम एज इट इज़ यहाँ से उठाकर वहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यही हमें क्या करना है आगे आने वाले लेक्चर में करना है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लेक्चर को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।